हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5 नंबर चैप्टर इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कवर किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से लगभग 20 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सी भी टाइप का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और पूरा चैप्टर एक बार फिर से हम लोग एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर वाला तो जाकर के देख लीजिए, नहीं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पूरे एनसीईआरटी के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कंसिडर द फ्लोइंग पेयर। ठीक, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग ने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था। और उसमें से एक क्लासिफिकेशन था रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन था साइज के बेसिस पे और तीसरा था ऑनरशिप के बेसिस पे। तो जो साइज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो दो टाइप का था, एक स्मॉल स्केल और दूसरा लार्ज स्केल। और जो ऑनरशिप के बेसिस पे था वो था प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव्स। और जो तीसरा था वो था रॉ मटेरियल के बेसिस पे। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या किए हैं, बांट दिए हैं। ठीक, उसमें से एक था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या था? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड। ठीक, एक था फॉरेस्ट बेस्ड। तीसरा था एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड। तो इस टाइप से हमने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था। अब देखो यहाँ पे पेयर दिया हुआ है। पहला पेयर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डायरी जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो यस, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि कॉटन कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। कॉटन प्लांट से आएगा क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, वो हम लोग प्लांट से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क। तो मिल्क का हम लोग क्या करते हैं, बोलो, रियरिंग करते हैं एनिमल्स का। उस एनिमल से हम लोग मिल्क निकालते हैं, फिर उस मिल्क से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक, दूसरा आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि हैवी मशीनरी और जो बिल्डिंग मटेरियल्स है। क्या है? हैवी बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, या हमें कोई एक इंजन तैयार करना है तो उसमें हमें स्टील चाहिए, आयरन चाहिए। तो किस बेस का इंडस्ट्री है, किस टाइप का इंडस्ट्री है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। सही है। तीसरा है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मेराइन बेस्ड में है जैसे कि फिश ऑयल हम, और या सी फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो कैसा इंडस्ट्री है, तो मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री है। और लास्ट जो नंबर है 4 नंबर, वो है फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें फार्मा, जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड का मतलब सोचो कि जो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, उस मेडिसिनल प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं। तो वो किस में आएगा, तो फार्मास्यूटिकल्स में आएगा, जो क्या है फॉरेस्ट बेस्ड है। तीसरा क्या है, एक और इसमें है फर्नीचर। तो फर्नीचर हम लोग कहाँ से तैयार करेंगे, तो जो फॉरेस्ट में हमारे पास पेड़ पौधे हैं उसको काटेंगे, फाइन क्वालिटी के जो ट्री है, जो हार्डवुड होता है, उसको काट के हम फर्नीचर तैयार करते हैं। तो इसमें से जितने भी स्टेटमेंट है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, वो सारे ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि वैसा इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। मिनरल बेस्ड, जिसको हम लोग जमीन के अंदर से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। चौथा है मेराइन। मेराइन एनिमल जैसे कि फिश हो गया, अगर फिश ऑयल बनाना है तो मेराइन जो एनिमल्स हैं उसको लेंगे, उससे हम लोग प्रोसेस करके क्या करेंगे, बोलो, मिनरल जो मेराइन जो फिश है, फिश ऑयल तैयार करेंगे। या जो सी फूड है उसको हम लोग निकालेंगे। दूसरा है फॉरेस्ट बेस्ड। तो फॉरेस्ट में जितने भी फार्मास्यूटिकल्स जो प्लांट होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट है, उससे हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो चारों जो स्टेटमेंट है, चारों जो पेयर है, 4 पेयर, ये सभी के सभी पेयर सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही आंसर है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ
इंडस्ट्री। इकोनॉमी दिया है, लोकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि जब हम लोग किसी भी इंडस्ट्री को कहीं सेटअप करते हैं उससे पहले हम लोग कुछ फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, माइंड में रखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जहां पे हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, वहां पे क्या उसका जिसके लिए हम लोग प्लांट लगा रहे हैं वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, हमारे पास लैंड अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास बोलो और क्या बता देंगे, हमारे पास मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास पावर अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारे फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं भी क्या करेंगे, एक प्लांट को सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री प्लांट को। तो पहला स्टेटमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल लेबर, तो चाहिए, अगर कोई भी हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो लेबर तो चाहिए ही ना, वर्कर चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। दूसरा हो गया प्रॉक्सिमिटी टू पावर रिसोर्स, पावर रिसोर्स यानी कि जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो मिल जाए, पावर रिसोर्स। चौथा क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी। अब सोचो कि कोई गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो आके बोलती है कि हम आप आइए मेरे यहाँ क्या कहलाता है इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, जितने भी ऑफिशियल काम है उसको जल्द से जल्द निपटा देंगे हम लोग, और जमीन है इजिली अवेलेबल करा देंगे, फ्री में अवेलेबल करा देंगे, बिजली फ्री में अवेलेबल करा देंगे इतना साल के लिए, तो क्या हो जाएगा बोलो, आराम से कोई इंडस्ट्री वहां पे जाएगा, तो ये भी काम करेगा। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, तो एग्लोमरेशन का कोई लोकेशन से मतलब नहीं है, एग्लोमरेशन एक क्या होता है क्लस्टर होता है बहुत सारे इंडस्ट्री का, हमें एग्लोमरेशन से मतलब नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ठीक मान के चलो डी होगा। जो भी है एग्लोमरेशन होता है, एग्लोमरेशन का मतलब अर्बन एरिया में बहुत ही आसानी से मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी, यानी कि तीनों के तीनों चारों के चारों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चारों ऑप्शन क्या है सही है। एग्लोमरेशन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री। अब जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्री है, सोचो कि हमें मारुति कार बनाना है, तो मारुति कार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि इंजन बनाना है तो इंजन के लिए हमें स्टील चाहिए, ठीक, या जो कार का बॉडी बनाना है हमें उसके लिए स्टील चाहिए, तो उसके लिए हम उसी तरह के लोकेशन पे करेंगे जहां पे आसानी से रॉ मटेरियल क्या हो अवेलेबल हो, आसानी से क्या हो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो एग्लोमरेशन क्या होता है क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री क्या हो अवेलेबल हो, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्या है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन हमारे लिए क्या है सही है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल वर्कर और बोथ, यानी कि बोला कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों मिलके चलाते हैं, ठीक, जो प्रोड्यूसर है और जो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है वो दोनों मिलके इंडस्ट्री को चलाते हैं, तो उस टाइप के इंडस्ट्री को क्या हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे, तो नहीं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो ऑन्ड बाय गवर्नमेंट है। तीसरा ज्वाइंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के मिलीभगत से है। कोऑपरेटिव्स, ये सही है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में क्या होता है जहां पे प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं डिपेंड करते हैं। सोचो कि अमूल डेयरी है या सुधा डेयरी है, जो फार्मर है जो एनिमल पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और वहां पे जो भी डेयरी है उसको दे रहा है, तो अगर फार्मर क्या कर देते हैं स्ट्राइक कर देते हैं कि हम दूध सप्लाई नहीं करेंगे, दूध का दाम बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, तो क्या डेयरी जो है सुधा या अमूल वो काम कर पाएगी, कहाँ से मिल्क लाएगी, नहीं लाएगी, बंद हो जाएगी, तो उनका मांग क्या करना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा। तो जो कोऑपरेटिव्स है वो सप्लायर और प्रोड्यूसर के मिली भगत से काम करते हैं, दोनों साथ साथ उसको ऑन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या हो गया सी के बाद देखिए 14 सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, यह 4 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड आर बल्कि। अब देखो क्या दिया है, वेट लूजिंग है, यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं वहां से वेट कम हो जा रहा है, वेट क्या हो रहा है लूज हो रहा है। ये बोल रहा है कि बोथ है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड जो गुड है वो दोनों बल्कि है, दोनों बल्कि कैसे हो सकता है, तो फिर ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री कैसे होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है गलती है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट है बिफोर 1800 एडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेयर लोकेटेड नियर कनाल एंड कोल फील्ड। सही है, ठीक, 1800 से पहले हम लोग मार्केट या ये सब नहीं इंपोर्ट के बारे में सोच के नहीं करते थे, हमें चाहिए होता था कि हमें अपना देश का जो जरूरत है आयरन स्टील का उसको पूरा कर ले,
तो अपने देश के पूरा करने के लिए हमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। तो जहाँ पे आयरन ओर है, जहाँ पे कोल फील्ड है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, वहीं पे एनर्जी हम लोग क्या करते थे, तो सेटअप कर देते थे। लेकिन अब हमें मशीनरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रोड्यूस करने लगे। अब हमको उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, या हमें अब इम्पोर्ट कराना होता है। तो हम लोग सी पोर्ट के नज़दीक में ही क्या कर देंगे, सेटअप लगा देंगे। सी पोर्ट के नज़दीक सेटअप लगा देंगे। तो 1800 से पहले हम लोग जहां पे आयरन इंडस्ट्री को लोकेट करते थे या सेटअप करते थे, वो कहां होता था, कोल फील्ड और कनाल के नजदीक। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है, इन इंडिया मोस्ट स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। यानी कि इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटी है, वहीं पे सबसे ज्यादा आयरन और स्टील प्लांट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर ऑफ्टन कॉल्ड द फीडर इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम लोग फीडर इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। बात समझे? ठीक इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी बोला जाता है। सोचो कि हमें कार तैयार करना है, ट्रैक्टर तैयार करना है, ट्रक बनाना है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन चाहिए, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टील चाहिए होते हैं। स्टील चाहिए होते हैं कार का बॉडी बनाने के लिए, ट्रक का बॉडी बनाने के लिए चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है। तो उसको तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टील चाहिए। स्टील कहाँ से लाएंगे, आयरन इंडस्ट्री से लाएंगे। तो वहां पे जो स्टील बना उसको हम लोग क्या करेंगे, कार में, ट्रक में, जहां भी हमें इक्विपमेंट बनाना होगा वहां पे यूज करेंगे। तो जो भी किसी भी इंडस्ट्री का एक फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगा, फीडर इंडस्ट्री है। तो स्टील और आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उसको हम लोग फीडर इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि इट्स प्रोडक्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे दूसरे इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बोलो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे भी इस टाइप के वीडियो बनाएं, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन सारे वीडियो का इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू टिस्को, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इट वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया, स्टार्टेड इन 1907। सही है, यानी कि ये इंडिया का पहला स्टील प्लांट है जिसको 1907 में साक्ची झारखंड में स्टार्ट किया गया था, सेटअप किया गया था। और आज साक्ची का जो नाम है वो क्या है, बोलो, साक्ची का क्या नाम है, जमशेदपुर। किसके नाम पे रखा गया है, तो जो रतन टाटा जी थे, इनके जो पिताजी थे जमशेद जी टाटा जी, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, क्या, जमशेद नगर। तो साक्ची का जमशेदपुर, तो जो साक्ची का जो नया नाम है वो क्या है, जमशेदपुर है। अब देखो, जो साक्ची है, मैंने बोला जा रहा है, जो साक्ची है, लोकेटेड एज एन आइडियल, इट इज क्लोज टू आयरन ओर एंड कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट। यस, यहाँ पे साक्ची था, वहां से बहुत ही नजदीक है, क्या है, आयरन ओर का माइंस है, वहां पे कोल्स का माइन है, वहां पे मैग्नीज डिपोजिट है, इसलिए वहीं पे तो सेटअप किया गया है। दूसरा क्या है, इट यूटिलाइज वाटर फ्रॉम दामोदर रिवर। नहीं, दामोदर रिवर नहीं है, जो साक्ची है वो कहां पे है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि साक्ची यानी कि जमशेदपुर किस रिवर पे लोकेटेड है, किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो वो है सुवर्ण रेखा। क्या है, सुवर्ण रेखा। कोई दिक्कत है, सुवर्ण रेखा पे है, ना कि दामोदर रिवर पे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दामोदर रिवर नहीं है, सुवर्ण रेखा रिवर है। कौन सा, सुवर्ण रेखा रिवर है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर द रीजन फॉर द पिट्सबर्ग बीइंग अ मेजर स्टील सेंटर इन द यूएसए। ठीक, यानी कि जो पिट्सबर्ग रीजन है यूएसए का, वो मेजर स्टील सेंटर है, उसको हम लोग स्टील कैपिटल ऑफ यूएसए के भी नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कोल है इजिली अवेलेबल है, फिर वहाँ पे जो आयरन है वो मिनेसोटा के माइन से आता है, जो बहुत ही नज़दीक है, और जो मोनोघेला और एलेघेनी जो रिवर्स हैं वो एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो तीनों स्टेटमेंट है हमारा सही है,
तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई दिक्कत है। वहां पे इजिली कोल अवेलेबल है, वहां पे आयरन और कहां से आता है, तो मिनेसोटा माइन से आता है। वहां पे जो वाटर है वो सॉरी मोनोगेला और एलेघनी जो रिवर है उससे आता है, ठीक, जो एडिक्वेट वाटर मिल जाता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है यानी कि तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल्स मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन अहमदाबाद। तो पहला जो टेक्सटाइल मिल है इंडिया में वो मुंबई में सेटअप किया जाता है। कहाँ पे, मुंबई में। फिर आते हैं पहले सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है यानी कि अहमदाबाद नहीं है। आते हैं मुस्लिम्स एंड ऑफ ढाका एंड चिन्स ऑफ द मुसलीपट्टनम्स इज फेमस फॉर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी, यानी कि जो मुस्लिम्स है और जो चिटिन्स है ये ऑफ विशाखापट्टनम और मुस्लिम ढाका का है जो अपने क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यस फेमस है। तो 1 और 3 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 क्या है हमारा सही। देखो पूरे बुक से हम लोग जो 30 MCQ लिए हैं सारे बुक को रिवाइज करा देगा, आपको सारा बुक रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोग 30 क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ठीक। आता है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, द मैनचेस्टर ऑफ जापान यानी कि ओसाका ओज इट्स ग्रोथ विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, यानी कि जो ओसाका है वो मैनचेस्टर ऑफ जापान के रूप में को बोला, जब मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्यों ये क्या क्या फैक्टर हैं जिसको जापान का मैनचेस्टर बनाया है इसको। तो पहला है कि एक्सटेंसिव लोकल कल्टीवेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऑप्शन गलत है। जो ओसाका है वो जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े कॉटन यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहां पे कॉटन होता नहीं है, वहां पे कॉटन नहीं होता है, वो फुली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, यानी कि इंडिया से, इजिप्ट से, चाइना से, पाकिस्तान से, इस टाइप के रीजन से रॉ मटेरियल को क्या करता है वो इंपोर्ट करता है। उसी इंपोर्ट पे पूरा ओसाका का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है डिपेंडेंट है, जो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वहां पे किसी भी टाइप का कॉटन का कल्टीवेशन नहीं होता है। दूसरा, वाटर अवेलेबल है योडो रिवर से, तो ये जो स्टेटमेंट है सही है, योडो रिवर से वहां पे वाटर अवेलेबल है। फिर ये जो रीजन है ओसाका है ये पोर्ट सिटी है, क्या है, पोर्ट सिटी है, जिससे हम लोग आसानी से वहां पे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगा और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और जो 3 है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 और 3 क्या है, सही स्टेटमेंट है। यानी कि वाटर कहाँ किस रिवर से अवेलेबल है, किस रिवर पे है ओसाका, तो योदो रिवर से, और जो प्रोक्सिमिटी है वो पोर्ट से है, क्योंकि इसको इंपोर्ट पे ही फुली डिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन होता नहीं है, इसलिए डिपेंडेंट है किस पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री, या इसको इमर्जिंग इंडस्ट्री के नाम से भी बोलते हैं। तो सनराइज इंडस्ट्री जैसे कि हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री हो गया, ठीक, जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है, जिससे होता है ना हेल्थ टूरिज्म, मोदी जी बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म, तो ये एक इमर्जिंग और सनराइज इंडस्ट्री है। क्या है, सनराइज इंडस्ट्री है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है ये सनराइज इंडस्ट्री है। वेलनेस यानी कि जो होटल होते हैं जिसमें हम लोग आराम से हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ये क्या है बोलो, ये सनराइज एक्टिविटी है। तो जो भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो कैसा होता है, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, ये कैसा इंडस्ट्री है, तो सनराइज इंडस्ट्री है। यानी कि 1, 2 और 3 क्या है हमारा, सही है। यानी कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड इंडस्ट्री है, ये कोई सनराइज या नया इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। 1, 2 और 3 होगा, वो हमारा क्या है, सही आंसर है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर फीचर ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो वहां पे सबसे पहले जो व्यक्ति होगा जो काम कर रहा है, लेबर जो काम कर रहा है, वो तो लेबर खुद स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, एक इंडिविजुअल काम कर रहा हो या 2 से 4, 5 लोग काम कर रहे हो। दूसरा, वहाँ पे जो मशीन हो वो बहुत आउटडेटेड हो, बहुत पुराने हो, या हैंडमेड मशीन हो, या हम लोग हाथ से ही खुद काम कर रहे हो। तो इस टाइप के जो इंडस्ट्री होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं। वहाँ पे जो कैपिटल होता है वो भी बहुत कम होता है, कैपिटल बहुत कम होता है, ठीक। तो यानी कि यूज ऑफ हाई टेक ऑटोमेशन एंड लार्ज कैपिटल, बोला है कि हाईटेक ऑटोमेशन मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है और बहुत ज्यादा कैपिटल उसमें लग रहा है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहां से होगा, नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन गलत। ठीक है, द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड बाय आर्टिसियन,
बात समझे, जो प्रोडक्ट है वो हैंड से और आर्टिसियन के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है देखो, दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन हेवी इंजीनियरिंग गुड, हेवी इंजीनियरिंग गुड, ये स्मॉल स्केल होगा कि लार्ज स्केल में आएगा? गलत है। दे ऑलवेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गलत है, यानी कि जो बी नंबर स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट डील विथ स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है। दूसरा है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड रिसोर्स एंड लो कॉस्ट आर द प्राइमरी लोकेशनल फैक्टर। और स्किल्ड लेबर, ये तो चाहिए, लेकिन लो कॉस्ट आर द प्राइमरी लोकेशनल फैक्टर। फिर बोल रहा है, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, तो डेक्कन प्लेटू में कहाँ से आ गया, गलत है, गलत है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास 2 ठो बचेगा। अब जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा, 1 और 2 या ओनली 1? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पहला तो हम बता दिए हैं, दूसरा बताइए सही है कि नहीं है। तो जो हमें चाहिए ना भाई, देखो लो कॉस्ट, किसी भी इंडस्ट्री के लिए लो कॉस्ट, हमें इजिली लैंड अवेलेबल है कम दाम पे, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे ही करेंगे। दूसरा है, कोई भी इंडस्ट्री हो, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द बोथ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? अब आते हैं 13 नंबर, इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम आउटपुट रेफर टू। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज इन्वॉल्व है। पहला इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, और चौथा है आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला। अब रहा है कि रॉ मटेरियल एंड लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर जो है वो आउटपुट है कि इनपुट है? इनपुट है, गलत। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, ये सही है, यानी कि जब हम लोग रॉ मटेरियल को गुड्स में जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वो होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम का आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। कोई दिक्कत है? या फाइनल प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट, ये ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है ये, और जो इनकम अर्न किया जाता है ये क्या होता है? आउटपुट होता है किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम का, यानी कि जो हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्या? फाइनल प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। जैसे देखो, ये मान लिया कोई प्रोसेस है, कोई एक सिस्टम है, प्रोसेसिंग मशीन है, यहां से हम क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, हमें क्या मिलेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। और जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग बेचेंगे, इनकम अर्न होगा। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट और क्या होगा? इनकम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 13 का क्या होगा? सही आंसर होगा। 14 नंबर आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। जल्दी बताइए, ग्रेट लैक कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है या नहीं है? है, सही है। सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है? जल्दी बताइए, सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है? इंडिया में है, बेंगलुरु में है, कहाँ पे है? जल्दी बताइए, सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है? सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है? बोलो। बेंगलुरु में है, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है, बोलो। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है? तो नहीं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 होगा, वो हमारा क्या होगा? सही होगा, हमारा सही होगा। कौन सा? सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक। सिलिकॉन वैल्यू ऑफ इंडिया बेंगलुरु को जो सिलिकॉन प्लेटू है उसको बोलते हैं। और जो हमारा ग्रेट लेक है वो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। और जल्दी बताइए कि जो ग्रेट लेक है वहाँ पे कौन कौन से मेजर लेक अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि ये जो डिजास्टर है ये टेक्निकल फेलियर और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल से होता है, सही है। यानी कि कोई भी डिजास्टर होगा उसमें टेक्निकल फेलियर होगा तो लीकेज होगा। दूसरा, अगर उसको हजार्डस मटेरियल को हम लोग रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं करते हैं उसके कारण होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, भोपाल गैस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, माइक MIC, ठीक है, ठीक है। जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो भोपाल गैस जो स्ट्रेटजी हुआ था उसमें रिस्पॉन्सिबल था। सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी सही है। बोल रहा है, रिस्क रिडक्शन मेजर इंक्लूड मेंटेनिंग अ बफर जोन।
तो बफर जोन का मतलब है कि एक इंडस्ट्रियल रीजन को अलग रखा जाए जहां पे हजार्डस मटेरियल यूज होता है, और जो रेसिडेंशियल रीजन है वो अलग है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, वो बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट है, यानी कि जो डी होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। देखो सारा चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, एक बार कर लेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एमसीक्यू सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए, जब एक बार ट्राई करेंगे नहीं बनेगा, माइंड में क्या हो जाएगा, छप जाएगा, फिर उसको आप सही बनाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे, बात समझे। तो पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट सुनिएगा कि सही है कि गलत आप बनाए हैं। कोई दिक्कत है? तो जो हजार्डस होता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, वो टेक्निकल फेलियर के कारण होता है, इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल से होता है। भोपाल गैस स्ट्रेटजी में कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसके लिए एक बफर जोन बनाया जाता है, जिसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल एंड जो इंडस्ट्रियल और जो रेसिडेंशियल रीजन है उसके बीच के बफर जोन, यानी कि लीकेज का जो स्प्रेडिंग है, जो कितना तेजी से बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल कर सके। इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर फेवर्ड मुंबई एज अ फर्स्ट मेजर टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में पहला टेक्सटाइल जो मिल है, पावर लूम है, वो कहाँ किया गया था, तो मुंबई में सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था? सबसे पहले जो भी कॉटन टेक्सटाइल या कॉस्टन टेक्सटाइल का रीजन है, कॉटन ग्रो करना है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, कपड़ा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए है, क्योंकि ओशियन के नज़दीक है। आपको ओसाका वाला भी पता है, ओसाका भी सी पोर्ट है, पोर्ट सिटी था, योडो रिवर था, वहाँ पे पोर्ट इजीली अवेलेबल है, तो एक मॉइस्ट और वार्म रीजन है, वार्म क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप है। दूसरा, प्रोक्सिमिटी टू द पोर्ट, यस, ठीक, पोर्ट वहाँ पे नज़दीक है, आसानी से हम मशीनरी को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी सही है। इजीली अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, वहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, इजीली अवेलेबल है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। कोई दिक्कत है? देखो सेम टू सेम सारा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, सारा क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? सारा चैप्टर डिवाइड हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडस्ट्री इज लोकेटेड ऑन अ प्लेटू known for its mild climate throughout the year and a high concentration of educational institution. This description is likely referred to IT hub of बेंगलुरु। बेंगलुरु सिलिकॉन प्लेटू कहाँ पे है, बोलो, बेंगलुरु में है। ये जो बेंगलुरु में जो सिलिकॉन प्लेटू है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है माइल्ड क्लाइमेट है, माइल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो मौजूद है, जिसके कारण स्किल्ड लेबर वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए जो बेंगलुरु वाला रीजन है वो आईटी हब के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के लिए जाना जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कंसिडर द फ्लोइंग। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, तो जो मारुति है वो ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, मारुति है जो ज्वाइंट सेक्टर का क्या है, एग्जाम्पल है। बोल रहा है इट इज ऑन एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। ज्वाइंट सेक्टर है तो उसको हम लोग, अगर गवर्नमेंट ही अगर हैंडल कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेक्टर बोलेंगे कि पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप में रहते हैं, यानी कि जो हमारा ओनली वन जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सही होगा। मारुति है जो एक ज्वाइंट लिमिटेड है, ज्वाइंट कंपनी है, ज्वाइंट इंडस्ट्री है, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से चलता है। लेकिन जो ज्वाइंट सेक्टर होता है वो फुली गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ चलता है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। बताओ टाटा स्टील इसको पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि स्टेटमेंट गलत। भी बढ़ा है सेल कैसा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट, पब्लिक, सही है। रिलायंस प्राइवेट, सुधा डेयरी कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो बी नंबर हमारा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। हेल, बेल, सेल ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंक्लूड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, डेयरी प्रोडक्ट। जो वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है और डेयरी प्रोडक्ट है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और जो लेदर इंडस्ट्री है वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या, जो लेदर इंडस्ट्री है वो एक लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट होगा 1, 2 एंड 4 होगा जो करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है? देखो
सारा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा एनसीईआरटी आप कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी से। इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, गला फट जा रहा है, मोटिवेशन मिलेगा तब तो मेहनत होगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग इस चैनल को। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। वाई इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर आयरन एंड स्टील? बोल रहा है कि जो वाटर क्यों जरूरी हो जाता है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लास्ट फ्यूरेंस में हम वहां से जब हम लोग क्या करेंगे, बोलो, ब्लास्ट फ्यूरेंस में हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग आयरन वहां से निकालते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को अलग करते हैं, जो उसमें इम्प्योरिटीज होता है अलग करते हैं और प्योर मेटल निकालते हैं। उसके लिए हमें बताओ क्या चाहिए, बताइए जल्दी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वाटर चाहिए उसको कूल करने के लिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है नेचुरल फाइबर इंक्लूड ऊल, सिल्क, कॉटन एंड लिलन। सही है, जो ऊल है, सिल्क है, कॉटन है, लिलन है, ये एक नेचुरल फाइबर है। बहुत अच्छा। मैनमेड फाइबर है वो है नाइलन्स, पॉलिस्टर और एक्रिलिक्स। फिर है, इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा जो स्टेटमेंट है दोनों, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। 23 आया है कि ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंप्राइज ऑफ। जो नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट लेक है वो कौन कौन से लेक से बना हुआ है? तो वो सुपीरियर लेक से बना है, पता है, हिरोन से बना है, पता है, ओरेंटोरियो से बना है, पता है, और मिशिगन एंड इरे से बना है। ये 5 जो लेक्स हैं वो सारे लेक्स को मिला करके हम लोग ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, जो बहुत ही इंडस्ट्रियल रिच रीजन है। यानी कि इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो बताना है यहाँ पे कि जो हमारा ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वो कौन कौन लेक से बना हुआ है? तो सुपीरियर लेक से बना है, हिरोन लेक, ओरेंटोरियो लेक, मिशिगन एंड इरे से बना है। यानी कि चारों स्टेटमेंट, पांचों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? चार ही स्टेटमेंट है। चारों स्टेटमेंट क्या है? 4 स्टेटमेंट, और द स्टेटमेंट आर द करेक्ट, ऑल द ऑप्शन आर द करेक्ट। कोई आता है 24 नंबर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एल्गोमेरेशन रेफर टू। एल्गोमेरेशन का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, सॉरी, जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एल्गोमेरेशन रेफर्स टू। एल्गोमेरेशन का मतलब क्या होता है? एल्गोमेरेशन का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं वो है एग्लोमरेशन। जैसे कि दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, ये जो रीजन है ये एक एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्लोमरेशन है। सबसे बड़ा जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री क्या है? लोकेटेड है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मेनी इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक रीजन टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचो कि वहीं पे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसके बगल में हमारे एक रेल का कारखाना होगा जहाँ पे रेलवे इंजन बन रहा होगा या रेल का डब्बा बन रहा होगा। उसी के बगल में एक कुछ और होगा, जैसे कि क्या हो सकता है, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा वहाँ पे। तो सारा चीज क्या होगा? अवेलेबल होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमरेशन। यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री जो एक दूसरे से इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो एक रीजन में जब लोकेटेड है उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन, ठीक है। 25 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर द मेन इनपुट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप बताइए कि इनमें से कौन सा है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए मेन इनपुट है? आयरन ओर है, पता है, कोकिंग कोल है, पता है, लाइम स्टोन है, पता है, मैग्नीज है, पता है। यानी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, पता ही होना चाहिए। तो डी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा, यानी कि चारों स्टेटमेंट है क्या है? सही है। आयरन रहेगा, उसी से स्टील तैयार करेंगे। कुकिंग कोल होगा जिससे हम लोग गर्म करके इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे? अलग करेंगे। फिर लाइमस्टोन चाहिए फिनिश के लिए, और मैग्नीज भी चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम। बोला है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बनता है इनपुट से, आउटपुट से और प्रोसेसिंग से। ये सही है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। बोल रहा है इनपुट इंक्लूड लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। ये भी सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल सिस्टम। लेकिन बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड द सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोसेस में सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कहां से इंक्लूडेड हो गया?
प्रोसेस में तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ताकि हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी नंबर है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सी नंबर हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? 3 नंबर हमारा क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगर उसमें इंडस्ट्रियल सिस्टम के हम लोग रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा क्या है? आउटपुट आर द इंड प्रोडक्ट, सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी नंबर है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। अहमदाबाद इज ऑफ्टन कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट लाइक मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के जैसा क्लाइमेट कोल्ड है उसके कारण? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन ग्रो किया जाता है, इसलिए बोला जाता है। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है, इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग रीजन, क्योंकि जो अहमदाबाद है वो कॉटन ग्रोइंग रीजन में क्या है? स्थित है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसके कारण इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अब आती है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द शिफ्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री टुवर्ड द बेंगलुरु इन इंडिया। बेंगलुरु में ही आईटी इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हाई क्वालिटी के जो स्किल्ड लेबर हैं वो मौजूद है। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहां पे जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन वहां पे अवेलेबल है, और वहां पे जो स्किल्ड लेबर है इंस्टीट्यूशन से मिल जाते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलुरु क्या होता है? जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है? तो फार्मास्यूटिकल्स है, बास्केट वेविंग है, क्योंकि बंबू हमको चाहिए बास्केट के लिए, ठीक। हमें पेपर और पल्प चाहिए, तो पल्प कहां से आएगा? फॉरेस्ट से आएगा। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या होगा? ऊपर वाला सही है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर। विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसिडर द फ्लोइंग। बोला है बिफोर 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वार मेड यूजिंग द हैंड स्पिनिंग टेक्निक। सही है। जो हैंड स्पिनिंग टेक्निक होता है उसी से 18th सेंचुरी से पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हम लोग क्या करते थे? कपड़ा तैयार करते थे। बोला द पावर लूम फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन द ब्रिटेन। सही है, क्योंकि पहली बार जो कॉटन जो पावर लूम आया वो कहाँ पे आया? ब्रिटेन में आया, क्योंकि उस टाइम इंपीरियलिस्ट था ये, और उसके पास मैन पावर भी था, क्योंकि और रिसोर्सेस भी थे, उसके पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल थे। इसलिए जो पहला जो इंडस्ट्री जो डेवलप करता है वो ब्रिटेन में डेवलप करता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है वो होता है समाप्त। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो, सबसे पहले आप जाइए, पिछला वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, फिर इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। सारा कंसेप्ट और पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मजे कीजिए।